स्वागत करता हूं। यहाँ आने का जो प्रयोजन है उसके पीछे जो मैंने आज से करीब महीने भर पहले एक जल स्वराज अभियान की परिकल्पना और उससे जुड़ी जो बातें हैं वो कही थी, उसी सिलसिले में मैं बिहार के सारे जिलों में और जिलों के अंदर ब्लॉक, पंचायत, गांव जहां पर भी लोग मिलना चाहते हैं या जहां पर भी मुझे लोगों से जाकर मिलने की जरूरत है, उस सिलसिले में मैं 5 दिन तक अभी वैशाली में था, अभी सिवान पहुंचा। यहाँ आने से पहले तरवारा में डिग्री कॉलेज में कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला और अभी अगले 4-5 दिनों तक यहीं रहेंगे। मेरा जो डेली मैं कहाँ जा रहा हूँ, किनसे मिल रहा हूँ, ये जानकारी आपको हर दिन सुबह जरूर दे देंगे। मैं बिहार पहली बार नहीं आया। 2015 में बिहार में महागठबंधन के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम करने का अवसर मिला। ज्यादातर लोगों को जो लगता है कि भाई अगर आपके मन का एमएलए बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, तो उससे बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। 2015 में मुझे भी शायद ऐसा ही लगता होगा और जिस मंच से जुड़ के या जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम किया, जिसको महागठबंधन के नाम पर उस समय जाना गया, उनकी सरकार भी बनी। और महागठबंधन तो सबको याद है, लेकिन उसके साथ साथ उस सरकार की जो प्रायोरिटीज थे, जो प्राथमिकताएं थी, उसको भी तय किया गया, जिसको आप 7 निश्चय के नाम से जानते हैं। 7 निश्चय किसी प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार की या किसी उस समय के दल के नेता की सोच नहीं थी, वो बिहार के लोगों की सोच थी। बिहार के 40,000 गांवों में लोगों को जाकर पूछा गया था कि भाई आने वाली जो सरकार बने 2015 से अगले 5 सालों के लिए, उसकी प्राथमिकताएं क्या, उनको क्या करना चाहिए। और करीब 40,000 गांव में सर्वे के बाद जो 7-8 महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर आए, उन मुद्दों पर के आधार पर 7 निश्चय की परिकल्पना की गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोगों ने गांव में बताया कि सर बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनको कुछ सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए 7 निश्चय का जो पहला प्रॉमिस था उसमें 1000 रुपए मासिक भत्ते की बात कही गई है। बिहार के हर बेरोजगार को कम से कम 1000 रुपए का मासिक सहायता मिले, ऐसी घोषणा की गई। लोगों ने बताया कि साहब 10वीं 12वीं तक तो फिर भी परिवार के लोग मिलकर पढ़ाई करा लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन 12वीं के बाद जब बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी होती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति, कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है जिससे उनको मदद की जा सके। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की परिकल्पना की गई। लोगों ने गांव में बताया कि चापाकल जो गढ़ता है, खासकर जो सरकारी चापाकल है, तो आज भी इस आधार पर गाड़ा जाता है कि आपकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या है। इसलिए हर घर नल में जल की बात कही गई। अब मैं इन सब बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार की राजनीतिक इकोसिस्टम से मेरा पहले भी मैं जुड़ा रहा हूं। सरकार बन गई और उसमें मेरी कुछ भूमिका भी रही, उसका एजेंडा भी तय कर दिया गया, लेकिन इन जितने भी प्रॉमिस उस समय किए गए, जितने भी उस समय वादे किए गए, ज्यादातर तो जमीन पर, धरातल पर उसको उतारा नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कमरे में बैठ के ये वादे किए गए। इन वादों को तय करने के लिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 40,000 गांवों में सर्वे किया गया। उस समय के अनुमान के मुताबिक इस पर 3-3.25 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की गई। ये तीनों बातें, राजनीतिक तौर पर आप जीत भी जाएं, एजेंडा भी तय कर दें, उसके लिए बजट का प्रावधान भी हो जाए और उसको करने के लिए कोई व्यवस्था भी बना दी जाए, तो भी अगर आज 8 साल 9 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ी चीज बदलती नहीं। बिहार की जो स्थिति है, बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है।
ये ध्रुव सत्य है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, वैसे इस बात को कोई विवाद नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, देश में सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार में पलायन कर किसी एक राज्य से अगर पलायन करने वालों की संख्या देखी जाए, वो भी सबसे बड़ी संख्या बिहार से। ये स्थिति क्यों है? ज्यादातर लोगों को लगता है, अगर आप बात करेंगे, आप लोग खुद समाज से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता करते हैं, ज्यादातर लोग बताएंगे कि अभी की जो सरकार है वो काम ठीक नहीं कर रही है, या किसी डिपार्टमेंट में कोई अफसर अच्छा नहीं है, कोई मंत्री अच्छे नहीं है। कुछ लोग बताएंगे कि नहीं साहब, पीछे की सरकारों ने अच्छा प्रयास नहीं किया, इसलिए स्थिति बहुत खराब है। अब अभी नीतीश जी बहुत प्रयास कर रहे हैं तो भी कितना कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बिहार की इस स्थिति को आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको लंबा देखना पड़ेगा। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी, और बिहार का जो पिछड़ापन है ये 70 से शुरू हुआ, 60 के दशक के अंतिम सालों से आगे। और उसके बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार किसी न किसी मानक पर, किसी न किसी स्टेट से पीछे न छूटा। बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में पूरी व्यवस्था लालू जी के दौरान चरमरा गई, उसका एक पहलू है। लेकिन 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तभी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन गया था। ज्यादातर लोग इस बात का ध्यान नहीं करते हैं कि 1970 से 90 के बीच में बिहार में करीब 25 सरकारें आई और गई, और उस राजनीतिक उथल-पुथल के दौर ने बिहार को विकास के दौर में पीछे ढकेल दिया। 1967 से 1990 के बीच 25 सरकारें आई और गई, 5 बार प्रेसिडेंट रूल इंक्लूडेड। 23 साल के कालखंड में 25 सरकार, जिसकी वजह से कहीं न कहीं विकास हाशिए पर रहा। आप विकास के दौर में दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छूट गए। फिर 90 से लालू जी की सरकार, उन्होंने बताया कि बिहार को सुधारने के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय के एजेंडे से बिहार को सुधारा जा सकता है। जो लोग बिहार की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लालू जी की सरकार में एटलीस्ट उनके शुरुआती सालों में कुछ प्रगति जरूर हुई। जो समाज में बहुत सामाजिक तौर पर पिछड़े दबे हुए लोग थे, उनको थोड़ा बहुत आवाज, उनको शक्ति, उनको ताकत मिली। ये अलग बात है कि आगे के सालों में उनके राज्य की, उनके शासन की स्थिति खराब हुई। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आर्थिक विकास, उस दौर को लोगों ने जंगल राज भी कहा। 2005 से नीतीश जी की सरकार है, और नीतीश जी का ऐसा दावा है कि सामाजिक न्याय के साथ हमने विकास किया है। मैं कैमरे पर आपके सामने कह रहा हूं कि ठीक बात है, नीतीश जी के राज में विकास हुआ है, लेकिन विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार की स्थिति सुधर जाए। बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले जहां आज से 30 वर्ष पहले खड़ा था, वहीं पर आज भी खड़ा है। 1990 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे, और आज 2022 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य ही हैं। अगर ये स्थिति बदलनी है तो कोई ना कोई नया प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति अब राजनीति में ये कहता है कि मैं ही वो नया प्रयास हूँ, मैं ही वो भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ जो आऊंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की ये ताकत नहीं है, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। कैसे ठीक होगा? इसको ठीक करने के लिए बिहार के लोगों को एक साथ आकर सही प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरा पूरा अभियान है जन सुराज का, वो सिर्फ इसी बात से को लेकर है। अभी कोई दल या मंच नहीं बनाया गया है। जन सुराज एक प्रयास है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की, ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल
बिहार के सभी सारे अच्छे लोग मिलकर बनाएं और उनका जो एजेंडा हो, जो काम करने का एजेंडा हो, जो प्रायोरिटी हो, जो दल की प्राथमिकता हो, वो सब मिलकर तय करें और सब मिलकर उस एजेंडे को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। अभी कोई बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव 3.5 साल 4 साल के बाद होना है। अगर सिर्फ चुनाव के हिसाब से मुझे काम करना होता तो मैं चुनाव से 6 महीने पहले, साल भर पहले आकर दल बना सकता था, चुनाव लड़ सकता था। ये 3 साल 4 साल पहले ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये पूरा प्रयास इसलिए है कि समाज में हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो सही व्यक्ति है, जिसको जगाने की, समझाने की, एक साथ एक मंच पर लाने की जरूरत है। और इसी दिशा में मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूँ। 60-70 हजार लोगों ने मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। मैंने पटना में मिलना शुरू किया। 5 मई को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि राज्य भर से कोई 17,500-18 हजार लोग मिलना चाहते हैं या मेरी टीम ने उनके साथ संपर्क किया है। अब वो संख्या बढ़ के 70 हजार के आसपास पहुंच गई। हर दिन 2,000-3,000 लोग स्वयं से फोन करके ये बता रहे हैं कि साहब ये सुझाव है, या वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं। ये संभव नहीं है कि वो चीज पटना में बैठकर किया जाए, इसलिए हर जिले में जा रहे हैं और कोई पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं कर रहे हैं, छोटी गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं। लोगों से संवाद करने का प्रयास है, बोलने से ज्यादा लोगों से सुनने और उनसे सीखने का प्रयास है। आने वाले 5 दिन तक आप देखेंगे कि मैं सिवान में जहां पर भी जाऊंगा कोई राजनीतिक रैली नहीं है। हर जगह जो लोग अपने घर, अपने बरामदे, अपने दलान, अपने स्कूल, अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, उनको अपने साथ 100-50 लोगों को बैठाएंगे, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और उस चर्चा से कुछ सीख कर जाएंगे। लेकिन इससे पूरी बात नहीं बनेगी। ये काम अभी से लेकर सितंबर तक पूरे बिहार में कंप्लीट करेंगे और 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से एक 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा ऐसी नहीं जिसमें कि सिर्फ रोड को नापना है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर नहीं चलना है, गांवों में जाना है। और ऐसा नहीं कि 10 दिन चले और उसके बाद 5 दिन ब्रेक लिया या 2 दिन ब्रेक लिया। एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक बिहार का पूरा कोना कोना ना चले जाएं, सारे जिले पूरे ना हो जाएं, कम से कम हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर बिहार के हर जिले में पहुंचना है, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गली, हर शहर तक पहुंचना है तो कम से कम 3000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल पदयात्रा करनी पड़ेगी ताकि लोगों से मिला जा सके, उनसे बात समझी जाए कि आखिर समस्या क्या है और समस्या को सुलझाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। साथ ही समाज में कौन ऐसे अच्छे लोग हैं, कौन सही लोग हैं जिनको एक साथ लाने की जरूरत है, जिनको एक साथ लाकर एक मंच पर आगे की जर्नी, आगे का खाका खींचा जा सकता है। तो और बात, जहां तक दल बनाने का सवाल है, तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की पहचान होने के बाद ही अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे तो ही दल बनाया जाएगा। वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, वो उन सारे लोगों का दल होगा जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। इस पूरे यात्रा में, इस पूरे प्रयास में अगले 1-1.5 साल लग सकते हैं, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपके प्रश्न ये हैं कि कल क्या होगा, तो मैंने वो बात आपको बता दी। लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, समझना और फिर पदयात्रा के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचना, सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास है ताकि समाज में सभी सही लोगों को एक साथ लाया जा सके। कि बिहार को अगर बदलना है तो बिहार को बदलने के लिए कोई भगवान का भेजा हुआ दूत पहाड़ से आने वाला नहीं है। बिहार को के लोगों को मिलकर ही सामूहिक तौर पर प्रयास करना होगा। इसी दिशा में मैं अपनी ओर से जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। इस पूरी यात्रा में जब हम सही लोग कह रहे हैं तो मैं पार्टी के लिए वर्कर ढूंढने नहीं निकला, मेरे नाम का झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने वालों को ढूंढने नहीं निकला। मैं ऐसे सारे लोगों को ढूंढने निकला हूँ जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। अगर एक ईंट उस दल में, उस मंच में, उस व्यवस्था में मेरी है तो एक ईंट उनकी भी होगी। जितना हक मेरा उतना हक उन सब व्यक्ति का जो साथ में जुड़कर इस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।
आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। बहुत